Hello everyone and welcome to the lecture series on heat and mass transfer। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होता है भाई थर्मल रेजिस्टेंस? देखिए नाम से लिख रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का अपोज करना या फिर विरोध करना। तो थर्मल रेजिस्टेंस टॉपिक से ही में समझ में आ रहा है। इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस फैक्टर के बारे में जो कि हीट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। अभी तक आप लोगों को जो फेमिलियर थे वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से फेमिलियर थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को या फिर उसको रेजिस्ट करता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब हम लोग इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियो में हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस और क्या इसके सिग्निफिकेंस है हीट एंड मास ट्रांसफर में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ये सेंटेंस है कि हीट फ्लो हैज़ एन एनालॉगी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब हुआ इसका कि जो हीट फ्लो है वो बहुत ही सिमिलर है किससे, इलेक्ट्रिक फ्लो की या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। कैसे सिमिलर है चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IRE। ये हमारी ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है। V यहाँ पे क्या होता है, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट होता है और RE क्या है यहाँ पे, R और सफिक्स में E इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो अगर आप इसे रीअरेंज कर लें और इस फॉर्म में लिख लें कि I इक्वल्स टू V अपॉन RE, इट मीन्स करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 अपॉन RE। ये तो हो गया हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो करता है। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल्स टू होता है, करंट जो फ्लो करता है रेशियो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हीट कंडक्शन जो है वॉल के थ्रू वो हमें फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग पता लगता है। और जो पिछले में हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो ड्राइव करी थी इक्वेशन क्यू की हीट फ्लो रेट की, वो क्या निकल के आई थी, KA विद इन ब्रैकेट टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन L। अगर इसे आप जो ऊपर हमने करंट को जिस तरीके से रीअरेंज किया था ओम्स लॉ की एक्सप्रेशन को, अगर उसी सिमिलरिटी में इसको भी रीअरेंज कर लें, कैसे, T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA। KA को आप डिनोमिनेटर के नीचे ले आइए, L अपॉन KA कर लीजिए और फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें, इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या था, करंट फ्लो, ये क्या है आपका हीट फ्लो रेट, ठीक है, ये क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या है ये टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब सिर्फ इधर क्या बचा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये पूरा टर्म L अपॉन K, ये टर्म क्या बन जाएगा आपका थर्मल रेजिस्टेंस। तो RK यहाँ पे क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन के लिए, तो RK क्या हो जाएगा L अपॉन KA। और ये क्या है आपका कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो हीट फ्लो हो रही है वो किस मोड से हो रही है, कंडक्शन के मोड से, इसलिए ये जो रेजिस्टेंस बना इसके सफिक्स हमने K लगाया ताकि ये आपको पता लग जाए कि ये जो है हमारा कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें, कोई आपसे पूछे कि ये बताइए, वाइवा में अगर क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए कि वॉल के लिए, सिंपल एक हमारी वॉल है, रेक्टेंगुलर वॉल है या स्लैब है, तो उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस फॉर ए प्लेन वॉल और ए स्लैब इज L अपॉन K, लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसकी यूनिट होती है आपकी केल्विन पर वॉट। ठीक है भाई। अच्छा, अब रेट ऑफ कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है, यहाँ पर तो हमने हीट कंडक्शन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस निकाला। अब अगर हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन की बजाय किसकी वजह, कौन से मोड से हो रही है, कन्वेक्शन की वजह से। हीट जो ट्रांसफर हो रही है अब उसका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, कन्वेक्शन। तो इसका एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे कि ये हमारी एक सॉलिड वॉल है और यहाँ पर से एयर फ्लो हो रही है या कोई भी फ्लूइड आपका फ्लो होके जा रहा है। तो इस सॉलिड वॉल के सरफेस का टेम्परेचर कितना है, TS। यहाँ पर जो एयर फ्लो हो रही है उसका टेम्परेचर कितना है, TA। ये जो वॉल है इस वॉल का सरफेस एरिया कितना है, AS। और यहाँ पर जो आपका कन्वेक्टिव कांस्टेंट है वो क्या है, H। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर देंगे वो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से पता लगेगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हीट ट्रांसफर क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू HA मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर डिफरेंस काय का, वॉल का सरफेस TS माइनस एयर का टेम्परेचर TS माइनस TA।
अब इसको भी आप इसी ओम्स लॉ की एक्सप्रेशन की तरह ही रीअरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू टी एस माइनस टी ए अपॉन 1 अपॉन एच ए। फिर अगर आप इसको भी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर करंट की जगह हीट ट्रांसफर, वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस की प्लेस पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, और रेजिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच ए। तो 1 अपॉन एच ए क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। एल अपॉन के वॉल के लिए क्या था, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। अब उसी वॉल के लिए अगर आप कन्वेक्शन रेजिस्टेंस निकालें तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी आर कन्वेक्शन इक्वल्स टू 1 अपॉन एच ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वॉल है इसमें जो हीट ट्रांसफर को जो फैक्टर रेजिस्ट कर रहा है आर कन्वेक्शन, उसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एच ए। और अगर कंडक्शन हो रहा है इस वॉल के थ्रू, उसमें जो फैक्टर आपका वॉल हीट फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है यानी कि कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी एल अपॉन के ए। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन का कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस विद इन द वॉल या विद इन द सॉलिड, और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस 1 अपॉन एच ए ये आपका सरफेस पे हो गया, जो सरफेस पे हीट ट्रांसफर हो रही है सरफेस टू एयर। ये था हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए। अब अगर ये तो देखिए सिंपल सी हमारी एक वॉल थी, अब अगर इसी वॉल का पूरा नेटवर्क है कि एक के बाद एक के बाद एक कई सारी वॉल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो कैसा होगा, चलिए वो हम अगले पे स्लाइड्स में एक्सप्लेन करते हैं। वो है आपका टॉपिक, कौन सा टॉपिक आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क के अंदर, थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क। इसमें जो है पहला टॉपिक वो क्या है, हमारी कंपोजिट वॉल है। कंपोजिट वॉल मतलब क्या है कि देखिए ये 3 अलग अलग वॉल्स थी आपकी, ए बी सी, इन तीनों को हमने एक साथ मिला कर रख लिया, एक साथ इन्होंने इसे कंपोजिट में मिला लिया। तो अब ये पूरी 3 वॉल्स मिलके एक वॉल बन गई, ठीक है। और इसका मटेरियल भी तीनों का अलग अलग है, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी अलग अलग होगी, K1 K2 K3, ठीक है। पहली वॉल जो आपकी फर्स्ट ए वॉल है उसकी हम मान लेते हैं कि आपकी लेंथ क्या है L1, जो वॉल बी है उसकी लेंथ क्या है L2, जो वॉल सी है उसकी लेंथ क्या है L3। और हीट जो है वो वॉल ए के लेफ्ट हैंड साइड से अंदर जा रही है थ्रू कंडक्शन Q, और सी वॉल से आपकी Q हीट बाहर निकल रही है। अच्छा, हम ये क्या मान लेते हैं, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो अंडर स्टेडी कंडीशंस में, सारी जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन के थ्रू हो रहा है। तो जब स्टेडी स्टेट कंडीशन मान ली तो हमने क्या हो जाएगा कि जो हीट इसमें से फ्लो हो रही है QA QB और QC, ठीक है, वो तीनों बराबर होंगे कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो QA इज इक्वल्स टू QB इज इक्वल्स टू QC इज इक्वल्स टू Q, ये देखिए लिख रखा है मैंने, अंडर स्टेडी कंडीशंस QA इज इक्वल्स टू QB इज इक्वल्स टू QC इज इक्वल्स टू Q। तो अभी तक तो हम लोगों ने स्लैब का सिंगल अगर वॉल थी उसका थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था। अब अगर इस तरीके से पूरा नेटवर्क आ गया, कई सारी वॉल्स एक साथ अटैच होकर आ गई हैं, तो अब हम जिसको हम कंपोजिट वॉल भी बोलते हैं, तो इसका हम थर्मल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम हीट ट्रांसफर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका खाली थर्मल रेजिस्टेंस देखें वॉल ए का, तो वॉल ए का थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के, हम लोगों ने भी फाइंड आउट किया था पीछे ही, क्या फाइंड आउट किया था, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस फॉर स्लैब या फिर वॉल L अपॉन के ए। तो यहाँ पे वॉल ए के लिए इसकी लेंथ क्या है L1, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है K1, और एरिया देखिए तीनों का जो हीट फ्लो हो रही है जिस एरिया से, वो तीनों का एरिया सेम है, तो L1 अपॉन K1 है, ठीक है। फिर वॉल बी का क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस L2 अपॉन K2 है। वॉल सी का क्या हो जाएगा L3 अपॉन K3 है, ठीक है। तो R1 R2 R3 ये तीनों थर्मल रेजिस्टेंस होगा, L1 अपॉन K1 है, L2 अपॉन K2 है और L3 अपॉन K3 है। अच्छा, वॉल ए का जो लेफ्ट साइड का टेम्परेचर है वो T1 है, ए और बी का जो इंटरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, बी और सी का जो इंटरफेस है उस पर टेम्परेचर कितना है, पूरे पे T3 है, और वॉल सी का जो राइट साइड का टेम्परेचर है, आउटर सरफेस का टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना है, T4 है। यहाँ तक सबकी बात समझ में आ गई। अब अगर हम Q की वैल्यू रखें यहाँ से, ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू QA इक्वल टू QB इक्वल टू QC है। अब अगर आप Q की वैल्यू निकालें, अगर आप वॉल ए को कंसीडर करके Q की वैल्यू निकालें तो सिंपल हो जाएगा ये T1 माइनस T2 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है L1 अपॉन K1 है, ये देखिए T1 माइनस T2 अपॉन L1 अपॉन K1 है, K1 अपॉन ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा K1 है T1 माइनस T2 अपॉन L1, या फिर सीधे सीधे आपका
फोरियर लॉ, के ए डी टी अपॉन डी एक्स, लेंथ उसकी। इसी तरीके से क्यू बी में कितना हीट रेट ट्रांसफ़र हो रहा है उसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टू ए, टेम्परेचर डिफरेंस कितना, टी टू माइनस टी थ्री अपॉन इसकी लेंथ एल टू इज इक्वल्स टू के थ्री थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल सी मल्टीप्लाई बाई सरफेस एरिया ए अपॉन एल थ्री और टेम्परेचर डिफरेंस टी थ्री माइनस टी फोर। ठीक है, तो ये हीट ट्रांसफ़र हमने निकाली, ये अलग अलग वॉल के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, मगर तीनों की हीट ट्रांसफ़र क्या होगी, स्टेडी स्टेट कंडीशंस के लिए सब में सेम होगी। अब इसको क्या करो आप, इसको आप लिख लीजिए किस फॉर्म में, इसको आप लिख लीजिए अपने जो रेजिस्टेंस वाले फॉर्म थी उसमें, K1 अपॉन ए नीचे आ गया, इधर K2 अपॉन ए नीचे आ गया, इधर K3 अपॉन ए नीचे आ गया, तो L3 अपॉन K3 है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी हम आपको बताएंगे जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या है मैथमेटिकल आइडेंटिटी, यहाँ पर मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, इसको हम अगर लिखेंगे ग्रीन पेन से, स्केच से, ये देखिए एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है आपकी, क्या क्या, सपोज करिए z इज इक्वल्स टू x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 अगर है। तो अगर ये कंडीशन है तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी ये होती है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3। मैथमेटिकल का रिलेशन है, आप इसको चाहें तो घर पे भी से देख सकते हैं किस तरीके से, कोई भी आप इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू रख सकते हैं, बराबर से सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये लिखा हुआ था इस तरीके से, इसको हम क्या करेंगे, इस मैथमेटिकल आइडेंटिटी के हेल्प से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर सारे प्लस ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर सारे ऐड हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर क्या है, T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4 अपॉन में L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए T2 कैंसिल, T2 कैंसिल और T3 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा आपका T1 माइनस T4 अपॉन L1 K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A। ठीक है, अब क्या फॉर्म देखिए अगर आप, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड को सरफेस का टेम्परेचर T1 है और राइट सरफेस का टेम्परेचर क्या है, T4 है। अगर इस पूरे को आप, इस पूरे कंपोजिट को आप एक वॉल कंसीडर कर लें कि ये पूरी की पूरी एक वॉल है, तो अब यहाँ पर देखें टेम्परेचर डिफरेंस इस वॉल के लेफ्ट और साइड में कितना हो गया, T1 माइनस T4, हीट फ्लो रेट कितना हो रहा है यहाँ से Q। तो जो नीचे का पूरा टर्म है ये क्या बन जाएगा, इस पूरी वॉल के लिए कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसको हम पूरे को क्या मान लेंगे, R टोटल, जगह पे क्या लिख दिया हमने, R टोटल, और ये R टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A। और R टोटल कितना हो जाएगा, R1 रेजिस्टेंस प्लस L2 अपॉन K2A क्या था, इस B स्लैब का रेजिस्टेंस, और L3 अपॉन K3A क्या था, इस C वॉल का रेजिस्टेंस। तो R टोटल यानी कि टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कंपोजिट वॉल के लिए क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तब जब वो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है, समझ में आया आपको। तो ये तो था थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क का एक अरेंजमेंट। अब अगर ये तो था आपका एक अरेंजमेंट, अब अगर दूसरी तरीके से अरेंजमेंट में हो कि ये तो हो गया सीरीज अरेंजमेंट, अब अगर आपका पैरेलल अरेंजमेंट हो वॉल का, पैरेलल अरेंजमेंट कैसे, इस तरीके से, ये आपका पैरेलल लेयर्स लगी हुई हैं कि एक वॉल ये है आपकी और दूसरी वॉल आपकी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सपोज करिए ये है आपकी वॉल 1 और ये है आपकी वॉल 2, लेयर 1, और ये क्या है आपकी लेयर 2। फिर किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, अब अगर देखें आप, तो जैसा कि पिछले केस में था कि जितनी हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे थे अंडर स्टडी कंडीशन, वो सारी हीट जो थी QA इक्वल्स टू QB इक्वल्स टू QC थी,
मगर इन पैरेलल के केस में जब आप यहाँ पर से अगर हीट देंगे, सपोज करिए यहाँ पर से हीट फ्लक्स आपने इसे प्रोवाइड कराया, तो क्या होगा, अब ये हीट फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा। ये चला जाएगा Q1 और इधर चला जाएगा Q2। तो टोटल हीट जो होगा, सॉरी हीट रेट जो होगा, टोटल हीट फ्लो रेट वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अच्छा, और Q1 और Q2 को कैसे लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि R1 इस वाली स्लैब का या फिर इस वाली लेयर का थर्मल रेजिस्टेंस, प्लस T1 माइनस T2 अपॉन R2 सेकेंड वाली लेयर का थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि ये जो आपकी लेयर्स हैं, इनमें जो लेफ्ट आउटर सरफेस और राइट आउटर सरफेस के जो टेम्परेचर्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम टेम्परेचर पे। इस पूरी सरफेस का टेम्परेचर भी कितना होगा T1 और इस पूरी सरफेस का टेम्परेचर भी कितना होगा T2। तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जो हमारे इससे पहले वाला सीरीज़ केस था उसमें हीट फ्लो रेट जो था वो सारी वॉल्स के लिए सेम था, बट पैरेलल लेयर्स में हीट फ्लो रेट तो अलग होगा। हीट फ्लो रेट क्या हो जाएगा, दोनों का सम, बट जो टेम्परेचर हैं वॉल्स के वो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, T1 और T2। तो Q1 की वैल्यू मैंने लिख लिया, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ लेयर 1 प्लस टेम्परेचर डिफरेंस एट लेयर 2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ लेयर 2। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर से आप T1 माइनस T2 क्या करें, कॉमन ले लें। T1 माइनस T2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो अब अगर देखें तो T1 माइनस T2 और इसे किस पे फिर उस तरह कन्वर्ट कर लें कि R अपॉन R टोटल। अब अगर इसको आप इससे कंपेयर करें, इस एक्सप्रेशन को आप इस वाली एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें, तो R टोटल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, या फिर 1 अपॉन R टोटल कितना निकल के आएगा, 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और R टोटल कितना हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये जो है R टोटल, आपका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस पैरेलल लेयर्स के लिए कितना हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। और सीरीज के लिए क्या था टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, सिंपली R टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितनी भी आपकी लेयर्स हैं। ये हो गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस पैरेलल लेयर्स के लिए। यहाँ पर देखिए हमने इसका थर्मल रेजिस्टेंस का सर्किट भी बना रखा है कि देखिए टेम्परेचर क्या है, दोनों जो लेयर्स हैं दोनों के लेयर्स का टेम्परेचर दोनों सेम है, T1 और T2 से। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, रेजिस्टेंस L अपॉन K1 है और L अपॉन K2 है, टू लेंथ भी दोनों की क्या है, सेम है। ये था आपका थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस कैसे, थर्मल रेजिस्टेंस के डेफिनेशन वगैरह, उसकी कैसे एनालॉगी होती है इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक फ्लो करंट फ्लो से, और किस किस तरीके से हम लोग से फाइंड कर सकते हैं कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस, कंपोजिट वॉल के लिए और आपका पैरेलल लेयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। अब हमारा जो नया टॉपिक है जो इसमें हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो देखिए भाई क्या होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। अभी तक जो हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट पढ़ा वो क्या था, या तो कंडक्टिव के पढ़ा, थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर स्मॉल h जो हम लोगों ने पढ़ा वो आपने कन्वेक्शन के लिए पढ़ा। अब अगर इन केस हीट फ्लो ऐसी हो रही है जहाँ पे कंडक्शन भी हो रहा है और कन्वेक्शन भी हो रहा है, दोनों हीट मोड एक साथ, हीट में ट्रांसफ़र जो है वो एक साथ हो रहा है, दोनों मोड्स एक साथ हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर रेडिएशन भी उसमें इंक्लूड है, तब क्या करेंगे, तब वहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट होता है हीट ट्रांसफ़र का, वहाँ पर हम कंडक्शन का अलग लें या फिर कन्वेक्शन का अलग लें या अलग लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका दिक्कत होती है सॉल्व करने में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी जगह पर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट अगर हमें पता लग जाए तो हमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर जो हमारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी होती है। तो चलिए आज हम लोग ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का भी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे बनी हुई है, समझिए क्या दिया हुआ है कि एक वॉल है आपकी, उस वॉल की लेंथ क्या है, L है, और उस वॉल की एक साइड में हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है और दूसरी साइड में आपका कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है, जो हॉट फ्लूइड की फिल्म है उसका टेम्परेचर कितना है, TH,
और जो कोल्ड फ्लूइड की फिल्म है उसका टेम्परेचर है आपका कितना, Tc। वॉल का जो टेम्परेचर है एट द साइड ऑफ हॉट फ्लूइड वो है T1, और एट द साइड ऑफ कोल्ड फ्लूइड वॉल का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो है T2। H ऑफ H और सफिक्स में H, ये क्या है आपका कन्वेक्शन कांस्टेंट हॉट फ्लूइड की तरफ, और HC क्या है, ये आपका कन्वेक्शन का कांस्टेंट है कोल्ड फ्लूइड की तरफ। ठीक है, ये हमारी पूरी प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ से हमें समझना है कि किस तरीके से हम इसमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा होगा, कन्वेक्शन हो रहा होगा। कन्वेक्शन की वजह से हीट फ्लो के कहाँ जाएगी, इस सॉलिड में। सपोज यहाँ से क्या हो रहा होगा, कन्वेक्शन हो रहा होगा, क्यू कन्वेक्शन, ठीक है। और क्यू कन्वेक्शन के बाद फिर इस सॉलिड में क्या अंदर हो रहा होगा आपका, क्यू कंडक्शन, और फिर बाद में फिर से इस तरफ क्या हो रहा होगा, क्यू। तो दो कन्वेक्शन और एक हीट का कंडक्शन इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। तो अब अगर देखें तो जितनी हीट यहाँ से कन्वेक्शन में कंडक्शन में जाएगी, वही हीट कंडक्ट होके इस राइट सरफेस से बाहर निकलेगी कन्वेक्शन में। तो अब अगर आप देखें तो इक्वेशन जो है हीट फ्लो की थ्रू फ्लूइड और जो मेटल आपका है, इसमें कैसे पता लगेगी, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और जो फोरियर लॉ था उससे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर ये कन्वेक्शन का देखें, जो फ्लूइड से हीट फ्लो हो रही है, तो कन्वेक्शन का क्या बन जाएगा, Q इक्वल्स टू एच ए डेल्टा टी होता है, और H कन्वेक्शन का कांस्टेंट क्या है हॉट फ्लूइड की साइड में, H ऑफ H, तो H A, और टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस माइनस वॉल की सरफेस का टेम्परेचर डिफरेंस, TH माइनस T1। फिर अगर कंडक्शन का हीट ट्रांसफर देखें तो कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर KA T1 माइनस T2 अपॉन L, जो डिस्टेंस आपकी कवर कर रही है, आपका जो लेंथ है आपकी वॉल की। फिर जो कन्वेक्शन हो रही है कोल्ड फ्लूइड के साइड में, हीट Q कन्वेक्शन, उसका अगर देखें तो उसकी जो हीट फ्लो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, Q इक्वल्स टू अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, HCA और T2 माइनस TC टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, राइट साइड के सरफेस और कोल्ड फ्लूइड का T2 माइनस TC। तो ये तीन इक्वेशंस हमें मिल गई। पहली इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या है, कोल्ड फ्लूइड की तरफ जो हीट फ्लो रेट है। इक्वेशन नंबर 2 विद इन द मेटल जो हीट कंडक्शन हो रहा है, और इक्वेशन नंबर 3 जो कोल्ड फ्लूइड की तरफ आपका हीट फ्लो रेट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हॉट फ्लूइड साइड की है, सॉरी मैं कोल्ड फ्लूइड का बोल गया था, ये हॉट फ्लूइड साइड की है। तो अब अगर देखें, अब यहाँ पर आप क्या करें कि TH माइनस इसको इस फॉर्म में रीअरेंज कर लें, TH माइनस T1, टेम्परेचर को एक साइड लेके बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ कर लें, टेम्परेचर डिफरेंस को एक तरफ रखना है। TH माइनस T1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन H ऑफ HA, ठीक है। फिर T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू एल क्यू की मल्टीप्लाई में चला गया अपॉन KA। फिर T2 माइनस TC इज इक्वल्स टू Q अपॉन कन्वेक्टिव कांस्टेंट एट कोल्ड साइड HC मल्टीप्लाई बाई A। अब आप क्या करें, अब आप इन सबको ऐड कर दें, इन तीनों को आप क्या करें, ऐड कर दें, किसको, इन टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को आपस में ऐड कर दें। तो जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस का T1 है, ये प्लस का T1 है, यहाँ माइनस का T2 है, ये प्लस का T2 है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, TH माइनस TC, ये देखिए यहाँ पर आ गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए Q सब में सेम है, स्टडी हीट ट्रांसफर है तो Q सब में सेम है, Q कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन HHA प्लस L अपॉन KA प्लस 1 अपॉन H ऑफ C मल्टीप्लाई बाई A, ठीक है, अंदर इतना पोर्शन आपका बचा। अब यहाँ से आप Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, जो हीट फ्लो रेट है यहाँ पर। तो Q की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर से देखिए एरिया जो है वो क्या है, सेम है सबका, यहाँ पर देखना, तो जो परपेंडिकुलर एरिया है हीट फ्लो रेट में वो सबका क्या है, सेम है। तो यहाँ पर से आपने उस एरिया को कॉमन लेके बाहर निकाला और T के साथ मल्टीप्लाई में, टेम्परेचर डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई में ऊपर भेज दिया, तो A TH माइनस TC, और अपॉन में क्या आ गया, 1 अपॉन H ऑफ H प्लस L अपॉन K प्लस 1 अपॉन H ऑफ C। फिर एरिया को भी आपने नीचे भेज दिया, आप डायरेक्टली यहीं पर से ही एरिया को नीचे ले सकते थे कॉमन लेके बाहर, तो 1 अपॉन A TH माइनस TC 1 अपॉन A 1 अपॉन H ऑफ H प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन HC।
तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन आ गई Q, ये आ गई, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई TH माइनस TC 1/A 1/H ऑफ H प्लस 1/K प्लस 1/HC। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्या करें, अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर से जितनी भी पूरी हीट ट्रांसफ़र हो रही है इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ये फॉलो कर रही है, तो अगर एक इन जनरल एक हम फॉर्मूला लिख लें तो Q लिख लें, क्या लिख लें, Q इज इक्वल्स टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम लोग लिखते थे सिंपली H क्या था, कन्वेक्शन कांस्टेंट था। अब हम मान लेते हैं कि कन्वेक्शन कांस्टेंट की जगह पे टोटल हीट ट्रांसफर का हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन भी इन्वॉल्व है और कन्वेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो Q इज इक्वल्स टू कैपिटल UA TH माइनस TC। फिर यहाँ पर भी इसको लिख लें TH माइनस TC और इधर 1/UA, इसे डिनोमिनेटर के नीचे लें और इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दें। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर कर लें इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से कंपेयर करें तो इक्वेशन नंबर 4 में TH माइनस TC और डिनोमिनेटर में क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 1/H ऑफ H प्लस 1/K प्लस 1/H ऑफ C, और यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में क्या है सिंपली 1/UA और ऊपर भी क्या है TH माइनस TC और Q1। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे कि 1/UA किसके बराबर हो जाएगा 1/H ऑफ H प्लस L/K प्लस 1/HC। ठीक है, किस इनके बराबर हो जाएगा 1/UA इज इक्वल टू 1/H ऑफ H प्लस L/K प्लस 1/HC। तो यहाँ पर से अगर UA देखें UA तो ये किसके हो जाएगा 1/H ऑफ H प्लस L/K प्लस 1/H ऑफ C इज इक्वल टू 1/R टोटल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर हम क्या कहें कि यहाँ पर एरिया की वैल्यू अगर 1 हो जाए, क्या हो जाए भाई, एरिया की वैल्यू 1 हो जाए तो ये जो ओवरऑल थर्मल कोफिशिएंट है आपका U, ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर एरिया की वैल्यू आपकी 1 हो जाए तो इस U को हम लिख सकते हैं 1/R टोटल। मगर कब लिख सकते हैं, जब इस एरिया की वैल्यू यूनिट हो जाए, अदरवाइज UA इक्वल्स टू 1/R टोटल। ये तो आपका ओवरऑल कोफिशिएंट आ गया। तो फिर ओवरऑल कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, फॉर ए यूनिट सरफेस एरिया, कि अगर सरफेस एरिया की वैल्यू 1 हो, फॉर ए यूनिट सरफेस एरिया ओवरऑल थर्मल कोफिशिएंट U, जो ओवरऑल थर्मल कोफिशिएंट है इस पूरी प्रॉब्लम का U, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इनवर्स के किसके, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के 1/R टोटल। तो UA इज इक्वल्स टू 1/R टोटल। या फिर फॉर यूनिट सरफेस एरिया सिंपली U इक्वल्स टू 1/R टोटल। तो ये था आपका ओवरऑल थर्मल कोफिशिएंट। ओवरऑल थर्मल कोफिशिएंट हम कब यूज़ करते हैं, जब काफ़ी सारे हमारे कई मोड्स एक साथ अगर हो तो वहाँ पर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का यूज़ कर सकते हैं। इसका हम यूज़ करेंगे जब हम लोग हीट एक्सचेंजर्स वगैरह के डिज़ाइन करते हैं फिन्स के, तो वहाँ पर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, इस वीडियो में हम लोगों ने थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट काय के लिए, मल्टी लेयर्स के लिए पैरेलल में हो, अगर सीरीज़ में हो तो कैसा थर्मल रेजिस्टेंस होगा, और ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इस वीडियो का जो कंटेंट था वो आपकी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।